वेलकम बैक टू एनकाउंटर विद अकाउंटेंसी। माय नेम इज़ अनिल। बेटा मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जिसके अंदर बेटा मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के फीचर्स, ठीक है, उसके अलावा पार्टनर किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, फर्म का नाम क्या होता है, कौन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, इसके अलावा पार्टनरशिप कौन कौन कर सकता है, कौन कौन पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, क्या एक माइनर के साथ पार्टनरशिप पॉसिबल है या नहीं है, इसके अलावा पार्टनर्स के राइट्स, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। और बेटा आज की क्लास में मैं आप लोगों को पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। जब मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने बेटा बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। मैंने बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं, मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करके बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है उसको आपस में शेयर करते हैं। और वो बिजनेस या तो सारे मिलकर चलाएंगे या सबके बिहाफ पे कोई एक चलाएगा, ठीक है। और इसमें जो मैंने बोला था कि एग्रीमेंट 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर मिलते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, जो एग्रीमेंट वाला पार्ट है बेटा, इस एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट वो चाहे तो ओरली भी बना सकते हैं और रिटन फॉर्म भी बना सकते हैं। और पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है बेटा, राइटिंग में जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है बेटा। तो चलो देखो जरा, देखो मैंने बताया था कि कम से कम कितने लोग मिलते हैं, 2 लोग, मिस्टर ए और मिस्टर बी। लो जी, मिनिमम कितने पार्टनर बेटा, कितने लोग हो सकते हैं, 2। ए और बी मिले और इन्होंने मिलकर क्या किया बेटा, एग्रीमेंट किया, आपस में एग्रीमेंट किया। मैं कह रहा हूँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं और मिलकर एग्रीमेंट करते हैं। अब एग्रीमेंट कैसे होगा बेटा, ए ने बी से पूछा कि क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, क्या आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो। बी ने कहा यस, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अगर ए ने जो बातें बी को बोली, बी एग्री हो गया, और बी ने जो बात बोली ए को, ए एग्री हो गया। ए एक दूसरे की बातों से सहमत हो गए, तो ये सारी बातें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ए बोल रहा है, बी एग्री कर रहा है, और बी जो सारी बातें कर रहा है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बी लगा रहा है, ए एग्री हो गया। अगर ए और बी एक दूसरे की बातों से सहमत होते हैं तो वो चाहें तो ये जो बातचीत करके जो इन्होंने आपस में टर्म्स एंड कंडीशन तय करी है वो ओरली भी तय कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, और वो चाहे तो राइटिंग में भी कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में, और रिटर्न में भी कर सकते हैं। तो बेटा अगर ए और बी ने आपस में बातचीत करी, बातचीत करके एक दूसरे के साथ उनकी बातों से एग्री करके बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो चाहे तो ओरली भी, मैं कह रहा हूँ ओरली बात करके भी कर सकते हैं। जब वो ओरली बात करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, वो एक ओरल एग्रीमेंट है। क्या है बेटा, ओरल एग्रीमेंट। और जब वो एक दूसरे के से बातचीत करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं, और वो सब कहते हैं कि नहीं जी हम तो राइटिंग में करेंगे। राइटिंग में क्यों, कल को फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो आसानी से रिटर्न में होगा, तो उसको हम रेफर करके अपने झगड़े, अपने डिस्प्यूट को सुलझा सकते हैं। तो अगर उन्होंने एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी बातें तय करी है, वो राइटिंग में करी है, रिटर्न में करी है, तो इसी रिटर्न वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जब भी हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड। यानी जब भी पार्टनर एग्रीमेंट राइटिंग में करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो बेटा पहली बात तो माइंड में डाल लो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनरों के बीच में, जिसमें पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स की ड्यूटीज़, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़, ठीक है, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनरों के बीच में तय की जाती है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। क्लियर हो गया। तो कोई पूछे तो तुम क्या बोलोगे, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अमंग देम, जिसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी वो तय करते हैं उनके बीच में जो तय होती है वो लिखी होती है, जो होती है, जो सारी, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट लिखे जाते हैं, तो ये सारे कंटेंट है, ठीक है। तो माइंड में डाल लेना ये बात कि पार्टनर के बीच में जो रिटर्न में एग्रीमेंट होता है, जब वो राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड।
अगर उन्होंने ओरल में एग्रीमेंट किया है तो जो ओरल में एग्रीमेंट होता है बेटा उसे एग्रीमेंट बोलते हैं, उसे डीड नहीं बुला सकते। डीड हमेशा राइटिंग में होती है, माइंड में डालना। अगर उन्होंने एग्रीमेंट जो किया है वो ओरली किया है तो वो क्या है, वो एग्रीमेंट है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्लियर हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में पार्टनरों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसी तरह किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी मैटर को लेकर झगड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होगी तो कल को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। तो ये पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होने के एडवांटेज भी है। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि भाई पार्टनरशिप डीड में हम के कंटेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। तो मैं जरा सोचो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा, तो आप अपने ऊपर लेके देखो कि जब मिस्टर ए और मिस्टर बी ने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, जब एग्रीमेंट किया होगा तो उन्होंने क्या क्या बातें इसमें डाली होगी, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होगा। या आप अपने ऊपर लेके सोचो, आप अपने ऊपर लो कि सोचो जरा बेटा कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या लिखना चाहोगे। सबसे पहली बात, क्या आप सबसे पहले एग्रीमेंट के अंदर ये लिखोगे नहीं लिखोगे कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, किस नाम से बिजनेस चलाएंगे। तो इसका मतलब पहली बात तो पार्टनरशिप डीड के अंदर फर्म का नाम लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ द फर्म। क्या क्या होगा बेटा, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या होगा। उसके बाद बेटा चलो फर्म का नाम डिसाइड कर लिया, अब बताओ क्या ये बात लिखना चाहोगे नहीं लिखना चाहोगे कि फर्म क्या काम करेगी, फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, कहाँ से ऑपरेट करेगी। तो देखो दूसरी बात, नेचर ऑफ द फर्म, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, फर्म का नेचर क्या होगा, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। तो नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए ना होना चाहिए। उसके बाद बेटा कौन कौन पार्टनर है, उनके एड्रेस क्या है, ये बात भी लिखी होनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए। मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर बी एक पार्टनर है, उसका एड्रेस, उनके एड्रेस क्या है, वो बात पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए नहीं लिखी होनी चाहिए। तो देखो जब हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनरों के नाम और उनके एड्रेस भी पार्टनरशिप डीड में लिखे होने चाहिए। इसके अलावा बेटा क्या हो सकता है, इसके अलावा देखो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने कौन सी डेट को बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप डीड का बिजनेस कब स्टार्ट किया, क्या ये डेट लिखी होनी चाहिए नहीं लिखी होनी चाहिए। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। इसके अलावा बेटा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने समय के लिए बनाई है वो बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। इसके अलावा बेटा क्या लिखना चाहोगे, देखो ए ने कितना पैसा लगाया, ए ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, बी ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, जिसके साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं पहले ये बात लिखोगे नहीं लिखोगे पार्टनरशिप में कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ, मेरे सामने वाला पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा बेटा प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटोगे, भाई जाहिर सी बात है आप पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हो, कल को बिजनेस चलाओगे, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, फ्यूचर में प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटोगे, कैसे बांटोगे, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये बात तय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो बेटा पार्टनर जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें तय कर लेते हैं कि मान लो उन्होंने तय कर रखा है कि प्रॉफिट को 3:2 में बांटेंगे। 3:2 का मतलब क्या होता है, इसको बेटा ऐसे पढ़ते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3:2, इसको बोलते हैं 3:2 या 3:2 या 3:2। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, फर्म को प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, मान लो फर्म को 100 रुपये का, जब फर्म को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपये में अगर उन्होंने तय कर रखा है कि प्रॉफिट 3:2 में बांटा जाएगा, तो ए को कितना मिलेगा बेटा, देखो कैसे बांटते प्रॉफिट, 100 रुपये प्रॉफिट कितना है 100 रुपये, अच्छा 100 रुपये तो फर्म का प्रॉफिट है ना, ए को कितना मिलेगा, देखो कैसे करेंगे, 3 + 2 कितना हो गया, 3 और 2 5, तो बेटा इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे और आगे वाला शेयर जो है ए को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला शेयर जो बी को रिप्रेजेंट करता था। देखो ए का हिस्सा कितना है 3, तो 3 + 2 5 हो गया, 5 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये आ जाएगा। तो देखो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 10,
तो कितना आ गया 60 रुपये। 60 रुपये किसको मिलेगा? ए को। और बी को कितना मिलेगा बेटा? फिर से टोटल प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कितना है? फर्म ने कितना कमाया था? हमारे पार्टनरशिप बिजनेस ने 100 रुपये कमाए थे। 100 रुपये के अंदर बी को कितने मिलेगा? तो पहले 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो। और बी का बताओ इसका कितना है शेयर, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया बेटा? फिर से 5 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5 दूना 10, तो 40 रुपये। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 5 में से ए का हिस्सा कितना? 3, तो ए का हिस्सा, ए का शेयर कितना है? 3/5। इसी तरह बी का बताओ, 3:2, 3 और 2 5, 5 में बी का शेयर कितना है? 2, तो ये बी का हिस्सा। ठीक है, ये ए का शेयर है, यानी ए को 3/5 मिलेगा और बी को 2/5 मिलेगा। जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं 3:2 या 3:2 या 3:2। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो तय कर ले 1:1। अगर 1:1 है तो क्या करोगे बताओ? अगर इन्होंने तय कर रखा है 1:1, तो बताओ जरा। अच्छा, 1:1 तय कर रखा है, अगर प्रॉफिट शेयर रेशो 1:1 है, 1:1 का इक्वल मतलब इक्वल, तो बताओ इक्वल होगा तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना है फर्म का? 100 रुपये। अब देखो 1 + 1 कितना हो गया? 2, और ए का शेयर कितना है? 1, तो कितना आ गया? 50। इसी तरह बी का निकालेंगे, फिर से देखो 1 + 1 2, फर्म का प्रॉफिट 100 रुपये, और उसमें बी का शेयर कितना है? 1, तो कितना आ गया? 50। अब जरा सोचो, अगर इक्वली बांटेंगे तो 50-50 रुपये मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो बेटा प्रॉफिट को किस रेशो में बांटा जाना है, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। क्लियर हो गया? अब एक बात और जान लो कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हमेशा माइंड में डाल लेना कुछ नहीं लिखा, पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड देखो लिखी बनाई है, लेकिन इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा कि 3:2 में बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे, 5:4 में बांटेंगे। प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटा जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाता है। वो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात नहीं लिखी या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल बांटेंगे। क्लियर हो गया? तो माइंड में डालना प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटना है, वो बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए, और अगर मेंशन नहीं है तो कौन सी रेशियो में बांटेंगे? इक्वल। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? उसके बाद बेटा ए ने कैपिटल लगाई फर्म के अंदर, बी ने कैपिटल लगाई, मैंने बोला ना कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ये बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। और अगर पार्टनरशिप डीड में क्या ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, बी ने कैपिटल कितनी लगाई है, ये बात मेंशन हो तो क्या ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्या बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो पार्टनरों ने फर्म को फंड में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है, कैपिटल लगाई है, तो क्या उनकी कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड और नॉट। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनरशिप डीड में लिखो 5% देना है तो 5% लिखो, 10% देना है तो 10% लिखो, 15% देना है तो 15% लिखो। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। क्लियर होगा? ये कहाँ लिखा है? ठीक है, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप के कानून में लिखा है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद बताओ अगला बेटा सैलरी, कमीशन और एनी अदर रेमुनेशन।
ठीक है, पार्टनर को सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, पार्टनर को किसी और तरह की कोई रेम्यूनरेशन वगैरह, मेहनताना वगैरह, तनख्वाह वगैरह दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। कोई पार्टनर कहता है देखो जी, जैसे मिस्टर ए कहता है जी मैं तो पार्टनर फर्म के लिए काम भी लेके आता हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, क्या मुझे एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे प्रॉफिट के साथ साथ में सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो अगर ए को सैलरी देनी है, इसी तरह मान लो बी बहुत सारी सेल लेके आता है फर्म के लिए, बहुत सारी सेल कराता है, कस्टमर लेके आता है, तो वो कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारता हूँ, बिज़नेस का सेल करके देता हूँ, बिज़नेस को सेल करके देता हूँ, मुझे कमीशन दो। तो हो सकता है कोई पार्टनर कमीशन मांगे, हो सकता है कोई पार्टनर सैलरी कहे, तो क्या पार्टनर को सैलरी, कमीशन या किसी और तरह की कोई रेम्यूनरेशन वगैरह दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। अगर आपको आपने लिखा हुआ है कि पार्टनर, हर एक पार्टनर को सैलरी मिलेगी 1000 पर मंथ, तो पर मंथ सैलरी उसमें लिख दिया, या फिर 2000 पर मंथ, या मैं कह रहा हूँ साल का 5000 रुपये मिलेगा। जिस तरह से भी, जिस प्रकार से भी आप सैलरी देना चाहते हो वो बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो एनी अदर रेम्यूनरेशन। ये भी कहाँ लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप के कानून में लिखा है कि अगर सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। पार्टनरशिप डीड है लेकिन इसमें सैलरी, कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकाला, और होता है बेटा, पार्टनरों को भी तो अपना घर चलाना होता है भाई, पार्टनर को हम पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, हम बिजनेस चला रहे हैं, हम वेट थोड़ा ना करेंगे कि जब 31 मार्च को हमारा ट्रेडिंग पीरियड बनेगा, प्रॉफिट निकलेगा तो वहाँ से हम प्रॉफिट आएगा तो हम घर ले जाएंगे। बेटा उनको भी तो अपना परिवार पालना होता है, बच्चों की फीस पे करनी होती है, तो पार्टनर को रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग करना हम अलाउ कर देते हैं, तो पार्टनर ड्राइंग करते रहते हैं। तो जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि पार्टनर मैक्सिमम ड्राइंग ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग ना करे, पार्टनर ज़्यादा पैसा ना लेके जाए, बिजनेस का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के अंदर रहे ताकि हम बिजनेस करके और पैसा कमा सके, ठीक है। तो पार्टनर कम से कम ड्राइंग करें, हम इसलिए उनसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज किया जाना है या नहीं चार्ज किया जाना है, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा तो किसी पार्टनर को से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बात भी कहाँ लिखी हुई है बेटा? पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप के कानून में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई और पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है बेटा। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, सपोज करो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म अच्छा कर रही है, फर्म बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने बिजनेस चल रहा है, बहुत ग्रोथ हो रही है, पैसे की और रिक्वायरमेंट पड़ गई, फंड की और जरूरत पड़ गई। तो मिस्टर ए कहता थी मैंने तो अपने हिस्से की कैपिटल लगा दी है, अब मैं पैसा क्यों दूँ? मिस्टर ए ने कहा कि मेरे पास पैसा है बट मैंने अपने हिस्से की कैपिटल लगा दी तो मैं अब पैसा नहीं दे सकता। हाँ, अगर फर्म को पैसा चाहिए तो मैं लोन के तौर पे दे दूंगा। मिस्टर ए घर से पैसा लेके आया और फर्म को लोन दे दिया, उसने लोन के तौर पे लगा दिया, तो क्या मिस्टर ए ने जो फर्म को लोन दिया है क्या उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो क्या उसको उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो माइंड में डालना बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है? 6% पर एनम, 6% पर एनम। बच्चों को लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो हम उसको साल का 6% देते हैं, एक साल का 6% पर एनम, ठीक है जी। और अगर पार्टनरशिप में लिखा 10% तो 10% दे देंगे, 20% तो 20% दे देंगे। अगर पार्टनरशिप में रेट लिखा हुआ है तो उस रेट से देंगे, कुछ नहीं लिखा तो 6%। ये कहाँ लिखा है? ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो 6% देंगे। क्लियर हो गया बेटा? इसके अलावा बेटा इसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है? 11वीं क्लास में मैंने आप लोगों को गुडविल का मतलब समझाया था,
थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, जो मेरे से नहीं पढ़े, जिन्होंने कहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत गुडविल का मतलब तो सबको ही पता होगा, बताया होगा आपकी क्लास में। हमने पढ़ा था कि गुडविल का मतलब होता है पास्ट की एफर्ट, पास्ट की मेहनत, पास्ट में हमने जो एफर्ट्स मारी है, मेहनत करी है, कस्टमर को बेटर क्वालिटी के गुड्स उपलब्ध करवाए हैं, कस्टमर के साथ ऑनेस्टी के साथ काम किया है, बेटर क्वालिटी की सर्विसेज दी है, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से काम किया है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स उपलब्ध कराए, कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजा, कस्टमर की सारी नीड को फुलफिल किया है। तो जब कस्टमर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं, हम कस्टमर की सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करते हैं, तो हमारे जो पुराने कस्टमर होते हैं वो फ्यूचर में हमारे पास आते हैं, हमारा और 2-4 कस्टमर और लेके आते हैं। तो हमें क्या, मैं कह रहा हूँ हमने जो पास्ट में एफर्ट किए, पास्ट में मेहनत करी है, उसकी वजह से हमारे कस्टमर जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं, और वो कस्टमर फ्यूचर में भी आते हैं और कुछ लोगों को और लेके आते हैं। तो पास्ट की मेहनत की वजह से फ्यूचर में हमें एडवांटेज मिलता है, प्रॉफिट आता है। जो हमने पास्ट में मेहनत करी है, अब फ्यूचर में हमने जो पास्ट की मेहनत करी है, पास्ट की मेहनत की वजह से भी कस्टमर आएंगे, हमारा सामान बिकेगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो पास्ट की एफर्ट की वजह से फ्यूचर में जो एडवांटेज होता है उसे हम बोलते हैं गुडविल। और इस गुडविल को निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, कि जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये बेटा ये सारे मेथड आपको अभी फंडामेंटल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा उसमें आएंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, वो मेथड भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि किस मेथड से गुडविल निकाली जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद बेटा मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जाहिर सी बात है, कल को कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाना चाहते हैं, मान लो 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मान लो सी भी था पार्टनर, और मिस्टर बी कहता है जी मेरी तो उम्र हो गई, बहुत काम कर लिया मैंने, अब मैं फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ, अब मैं फर्म को छोड़ना चाहता हूँ जी, मैंने बहुत काम कर लिया, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, तो मैंने बेटा आपको राइट्स ऑफ पार्टनर में बताया था कि पार्टनर के पास राइट होता है कि वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसने जो कैपिटल लगाई थी वो वापस ले जाएगा, साथ में जो उसने कई सालों से मेहनत करी है, प्रॉफिट कमाए गए, अगर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व वगैरह बना के रखा हुआ है, प्रॉफिट कमा कर रखा हुआ है जो बांटा नहीं गया, रिजर्व के तौर पे पड़ा है, प्रॉफिट के नाम से पड़ा है, वो सारे प्रॉफिट्स लेके जाएगा, ठीक है। जितने दिन उसने काम किया उसमें उसका जितना हिस्सा बनता है प्रॉफिट का वो लेके जाएगा। तो जब पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो उसको सारी पेमेंट की जाएगी। तो जब सारी पेमेंट की जाएगी तो उसका हिसाब किताब कैसे निकाला जाएगा, उसको कितना पेमेंट करनी है, वो पैसा क्या, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, कैसे उसका सेटलमेंट किया जाएगा, मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर मर जाएगा तो सेम यही चीज़ होगी, उसके घर वालों को उसकी कैपिटल वापस करेंगे, उसके हिस्से का प्रॉफिट वापस करेंगे। तो जब कोई पार्टनर मर जाता है या कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके अकाउंट को कैसे सेटल करेंगे, उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। इसके अलावा बेटा सुनना, मिस्टर ए मिस्टर बी पार्टनर हैं और अब देखो ये पिछले कई सालों से पार्टनरशिप चला रहे हैं, पिछले 4-5 साल से पार्टनरशिप चला रहे हैं, और अब इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए, किसी बात को लेकर मतभेद आ गया, या फिर फर्म पिछले 5 साल से चला रहे हैं और लॉस में जा रही है, कई दिनों से फर्म लॉस में कई साल से फर्म लॉस में जा रही है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि यार हम बिज़नेस को बंद कर देंगे। अब इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। तो जब पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाता है तो इस काम को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, वाइंडिंग अप, मगर वाइंड अप हो गया कंपनी का, उसका पार्टनरशिप फर्म का वाइंड अप हो गया। वैसे वाइंडिंग अप वर्ड नहीं वो यूज़ करते, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन हो गया, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो गई, बंद हो गई। तो जब ए और बी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे, पार्टनरशिप बिजनेस अब बंद कर देंगे, तो जब पार्टनरशिप बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा, फर्म की सारी एसेट्स हम बेच देते हैं और बेच कर जो पैसा आता है उससे हम फर्म की सारी लाइबिलिटी, कर्जे को चुका देते हैं। चुकाने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उससे फर्म के खर्चे वर्चे, डिसोल्यूशन करने का, बिजनेस को बंद करने के जो खर्चे होते हैं उसको पे करते हैं। उसके बाद जो पेमेंट बच जाती है बेटा उससे हम क्या कहते हैं, अपना जो पैसा बच गया उसे हम पार्टनरों को लौटा देते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, तो उस केस में अकाउंट्स को कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, कैसे पेमेंट की जाएगी, ये सारी बात भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। इसके अलावा बेटा बैंक ऑपरेशन, बैंक अकाउंट ऑपरेशन,
बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट करेंगे भाई, किस फर्म के नाम से अकाउंट खोला जाएगा, या किसी ए के नाम से अकाउंट खोला जाएगा, या बी के नाम से अकाउंट खोला जाएगा, चेक पे ए के सिग्नेचर चलेंगे या बी के सिग्नेचर चलेंगे या दोनों के सिग्नेचर चलेंगे, बैंक अकाउंट ऑपरेट कैसे होगा, ये बात भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। इसके अलावा बेटा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कल को इनके ए और बीच में झगड़ा हो जाता है तो वो डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे, डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे, मतलब या तो कोर्ट में जाके सेटल करेंगे या इनसे कोई सीनियर पर्सन है उसके पास जाके बातचीत करेंगे, कैसे सेटलमेंट होगा ये बात भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट बता दिए, इसे बोलते हैं कंटेंट, ये मेन कंटेंट है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। तो क्या ये बेटा ये मैंने सारे कंटेंट बता दिए? नहीं बेटा, कंटेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ मेन कंटेंट आपको बता दिए। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। अब मेरी बात सुनना बेटा, पार्टनरशिप डीड के अंदर जब हम पार्टनरशिप एक्ट डीड बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड के अंदर यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जा सकती जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को वायलेट करे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ देखो सुनो, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को वायलेट करे। यानी पार्टनरशिप डीड हम बनाएंगे तो इस एक्ट को, इस कानून को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। कानून में लिखी हुई बातों से ऊपर नहीं जा सकते हम, माइंड में डाल लेना। हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे ये हमारा दायरा है, ये हमारी सीमा है, ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई बातों से बाहर जाके हम इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद बेटा देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है इसमें, अभी बेटा मैंने लास्ट क्लास में 7 पॉइंट करा दिए थे, ये मेरा पॉइंट नंबर 8 था। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 देखो, पॉइंट नंबर 9 में क्या होगा, रूल्स applicable rules applicable in the absence of partnership deed. Partnership deed रूल्स अप्लीकेबल, मैंने क्या बोला, रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या इसे और कह सकते हो, और इफ partnership deed is silent on the following matters, on the following matters, matters का मतलब बातें, ठीक है। देखो दो बातें होती है कि रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में क्या रूल अप्लाई होगा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है ले
तो क्या होगा, और लेकिन वो कुछ बातों के कुछ मैटर्स पे साइलेंट है, तो क्या होगा। तो देखो दो बातें हुई, मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड जो है वो है ही नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड हमने बनाई नहीं, पार्टनरशिप डीड हमने बनाई नहीं बेटा, या फिर मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है, पार्टनरशिप डीड है, लेकिन पार्टनरशिप में ये बातें नहीं लिखी हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बातें, पार्टनरशिप डीड इन बातों में साइलेंट है, ये बातें इसमें लिखी नहीं गई है, सारी बातें लिख डाली लेकिन ये बातें नहीं लिखी। कौन सी बातें नहीं लिखी, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, देखो जी, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट को कौन सी रेटो, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटा जाएगा, अगर ये बात पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या है लेकिन उसमें लिखा नहीं है, तो क्या होगा। देखो मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है और उसमें कुछ नहीं लिखा, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, इक्वल, क्या होती है, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, माइंड में डाल लेना। अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, इक्वल। या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो क्या मानेंगे, इक्वल, ठीक है जी। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ तय किया होगा, नहीं। तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो याद रखना नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर या विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर लॉ की लैंग्वेज में बोलोगे तो शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, ठीक है। तो याद रखना अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर से बोलो, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो याद रखना नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर, पार्टनरों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखा हुआ है, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये बातें लिखी हुई हैं, उन्हीं बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर क्या। उसके बाद बेटा सैलरी कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन, पार्टनर कहता है कि जी मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट मारी थी, कि कोई पार्टनर कहता है मैं सेल लेके आया था बिजनेस के लिए तो मुझे कमीशन चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो याद रखना किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन या किसी तरह की कोई रेम्यूनरेशन नहीं दी जाती, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड बनाई, आपको लेना था तो आप लिख देते, पार्टनरशिप डीड में आपने सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं मिलेगा, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखना अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। नो सैलरी, नो कमीशन, नो एनी अदर रेम्यूनरेशन। कोई डाउट है तो बताओ। इसके अलावा बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू द फर्म, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर से बोलो, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन के मैटर में साइलेंट है या फिर है ही नहीं, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से दीजिएगा। बच्चे इसको सोचते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन माइंड में डालना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोल रहा मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म कितना हो जाएगा, 6% पर एनम। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई प्रोविजंस जो है, पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन है, पार्टनरशिप डीड मैं अगर एक्ट में जो बातें लिखी हैं उसको फॉलो किया जाता है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है बेटा।
ये मैंने अपनी तरफ से पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड सारी बातें बता दी। पार्टनरशिप डीड होना चाहिए बेटा, और पार्टनरशिप डीड होने के फ़ायदे ये हैं कि पार्टनर्स बिजनेस को चला, अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है तो बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प होती है। पार्टनरों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डिस्प्यूट नहीं होते, फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं होते। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी? क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है? तो नहीं बेटा, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑप्शनल होता है। आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो करवाओ, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहो ना करवाओ। ठीक है, तो माइंड में डालना, पार्टनरशिप फर्म जो आपने बनाई है क्या उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? तो नहीं, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। ठीक है, और ठीक है, आपकी मर्जी, आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो करवाओ, नहीं करवाना चाहो नहीं करवाओ। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन आता है, पार्टनरों की जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है ज्वाइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। ठीक है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी ज्वाइंट भी होती है और सेवरल होती है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, होता यह है कि अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप बिजनेस है, तो अगर मान लो उसकी ऑब्लिगेशन, उसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, अगर फर्म की सारी एसेट बेचकर भी, फर्म की सारी एसेट बेचकर भी अगर फर्म का कर्जा नहीं चुकाया जा रहा है, मान लो फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है 10 लाख की और फर्म की सारी एसेट बेचकर हम मैक्सिमम मिलेगा पैसा 4 लाख रुपए, तो हमने फर्म की सारी एसेट बेच दी, 4 लाख रुपए आए, 4 लाख रुपए हमने फर्म की लाइबिलिटी चुकाने में पे कर दिए। अभी भी फर्म की लाइबिलिटी कितनी बची है? 6 लाख। अब पार्टनरों के घर बेचे जाएंगे, घर की पर्सनल एसेट बेची जाएगी, ए की पर्सनल एसेट बेची जाएगी, अगर बी की पर्सनल एसेट बेची जाएगी, सी की पर्सनल एसेट बेची जाएगी। अगर मान लो ए की सारी एसेट बेच दी फिर भी कर्जा नहीं चुकाया गया तो बी की सारी एसेट बेची जाएगी, सी की सारी एसेट बेचेगी। तो मेरा कहने मतलब क्या है, पार्टनरशिप की कोई लायबिलिटी चुकाने के लिए पार्टनरों के घर तक बिक जाते हैं। ठीक है, इवन एक पार्टनर का मैं कह रहा हूँ फर्म की लायबिलिटी चुकाने के लिए, ऐसा नहीं है ए के पास पैसा नहीं तो बी की एसेट बेचेंगे, बी के पास पैसा नहीं तो सी की एसेट भी बेची जाएगी। तो पार्टनरों की लायबिलिटी ज्वाइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। ठीक है, फर्म की लायबिलिटी को चुकाने के लिए वो ज्वाइंटली भी लायबल होते हैं और अलग अलग भी लायबल होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी जो होती है, पार्टनरों की लायबिलिटी जो होती है वो ज्वाइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है बेटा पार्टनरशिप फर्म में, घर तक बिक जाते हैं पार्टनर की फर्म की लायबिलिटी को चुकाने के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, मेरी तरफ से बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरा कंसेप्ट सारा खत्म कर दिया।